Welcome friends. Now we have again come with Article 16. हमने Article 16 में Clause 1, Clause 2, Clause 3, Clause 4 को डिस्कस किया. अब हम आगे Article 16 के Clause 4A, 4B, 5 और 6 को डिस्कस करेंगे. दोस्तों Article 4B जो है, सॉरी 4A जो है कॉन्स्टिट्यूशन के 77th अमेंडमेंट के साथ ये क्लॉज इनकॉर्पोरेट किया गया था जो कि 1995 में आया था. इसमें ये चीज कहा गया था कि जैसे कि आपने आर्टिकल 4 में देखा कि ये एक इनेबलिंग प्रोविजन था. इनेबलिंग प्रोविजन किस चीज के लिए था? कि रिजर्वेशन के लिए. रिजर्वेशन का मतलब किस चीज में? एम्प्लॉयमेंट में. यानी कि यदि कोई स्टेट चाहे तो वो वहां पे यदि अपने स्टेट में किसी पर्टिकुलर क्लास को रिजर्वेशन दे सकता है, उस चीज को हमने देखा. अब यहां पे नौकरी तो दे दिया, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि आर्टिकल 16 जो है वो अप्लाई होता है सिर्फ अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए भी कि कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, सभी चीजों के लिए मीन्स थ्रू आउट द जॉब ये चीज एप्लीकेबल होता है. तो यहां पे इसी वजह से एम नागराज का एक केस आया था. उस केस में ये चीज कहा गया था कि भाई साहब हम लोगों का जो प्रमोशन होता है उस प्रमोशन में हमें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा जो एसीआर होता है या सीआर होता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है, वो प्रॉपर्ली नहीं भरा जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रमोशन में दिक्कत आती है. तो इस बात पे इस चीज के लिए और इस केस के डिसीजन के बाद आर्टिकल 4A 16 में क्लॉज 4A का इंसर्शन हुआ था, जिसमें यह चीज कहा गया था कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन. वहां पे क्या था? एम्प्लॉयमेंट विद कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी. तो यहां पे क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी. ये कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी जो है ये होता क्या है? ये एक वर्ड यहां पे इनकॉर्पोरेट किया गया था. तो कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी को सबसे पहले हम बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं. इन केस इफ somebody gets promotion through reservation, then his reservation his seniority shall be maintained. मीन्स कि मान लेते हैं क्या कि किसी वजह से किसी भी जो बैकवर्ड क्लास हैं उनको रिजर्वेशन के थ्रू प्रमोशन मिल जाता है, तो इट डज नॉट मीन कि जो जनरल क्लास हैं उनको, जो कि पहले उनसे सीनियर थे और आज के डेट में इस रिजर्वेशन की वजह से जो इनका प्रमोशन हुआ, तो फिर ये उनके साथ वैसे ही ट्रीट होंगे कि पहले उनको प्रमोशन. अब एक बार ये सीनियर हो गए तो मान लिया जाएगा कि ये सीनियर हो चुके हैं और इनकी सीनियरिटी मेंटेन रहेगी. तो ये है कॉन्सिक्वेंशनल प्रमोशन सीनियरिटी टू एनी क्लास और क्लासेज ऑफ पोस्ट इन द सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन सर्विस अंडर द स्टेट. मीन्स की क्या चीज कह रहा है? व्हिच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड. मीन्स यदि कभी भी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर जॉब में जो रिजर्वेशन, जो प्रमोशन की बात थी, उसमें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस क्या होगा? तो यहां पे गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो प्रमोशन में रिजर्वेशन क्रिएट कर सकता है और उसके बाद उनका जो है सीनियरिटी होगी और ये कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी मेंटेन की जाएगी. तो इस चीज के लिए हम देखते हैं क्या कि आगे फर्दर इसमें एक केस आया था, एम नागराज का केस आया था. इसमें देखिए, यदि हम आर्टिकल 16(4)(a) को डिस्कस करते हैं तो 16(4)(a) क्या कहता है कि जो बात हमने यही कहा कि स्टेट के पास रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन जो है वो कर सकता है. आर्टिकल 16(4)(a) एक इनेबलिंग प्रोविजन है गवर्नमेंट के लिए और वो इस तरह के प्रोविजन बना सकते हैं. आर्टिकल ये चीज कह रहा है कि इफ स्टेट फील्स, स्टेट को ऐसा लगता है दैट इन केस शेड्यूल कास्ट, और ये चीज आप देखिए ये ओबीसी के लिए नहीं एप्लीकेबल है,
ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं एप्लीकेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एप्लीकेबल है। कि यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हो पा रहे हैं, तो इन सच केसेस गवर्नमेंट कैन मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन देयर प्रमोशन और ऑन द ग्राउंड ऑफ सीनियरिटी। फर्दर ये चीज था कि इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ मिनिमल रिप्रेजेंटेशन of the people from the scheduled caste and scheduled tribe category in the public employment, and if they got appointed then they rarely get promoted। तो ये चीज जो थी कि जो है इसी की वजह से यहाँ पे ये चीज कहा गया था कि भैया इनको एक बार तो हमने आर्टिकल 16 में जो प्रोविजन है उसके थ्रू इनको रिजर्वेशन देकर के इनको जॉब में तो ले आए, लेकिन लोग फिर भी जो है सो इनको प्रमोट नहीं होने देते हैं, और इन लोगों का भी कहना था कि हमारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज के लिए पार्लियामेंट ने ये राइट दे दिया कि इफ यू फील कि यदि ऐसा नहीं हो पाता है, इनका प्रमोशन नहीं हो पाता है, देन यू कैन मेक रिजर्वेशन इन प्रमोशन। सो ये यहां पे इस तरह से आर्टिकल ये 77th अमेंडमेंट जो आया 1995 में ये प्रोविजन इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, और उसके बाद इसका बेनिफिट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को हो सकता है। यहां पे फिर जो है 2002 में एक केस आया था जो कि डिसीजन जिसका 2006 में हुआ था, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें क्या चीज है कि जो 16(4)A है, जिसको कि 77th अमेंडमेंट के तहत जो है जो लाया गया हुआ था, उसके लीगैलिटी को चैलेंज किया गया था कि ये जो चीज है कि आप आप प्रमोशन में भी रिजर्वेशन रख रहे हैं, ये जो प्रोविजन है ये गलत है। कोर्ट ने इसकी लीगैलिटी के जो क्वेश्चन किया गया था उसे रिजेक्ट किया गया, बोला कि नहीं, बिल्कुल जो है जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसकी लीगैलिटी बिल्कुल मेंटेन होगी बाय ऑब्जेक्ट प्रोविजन इज इन कॉन्सेंस विद आर्टिकल 16(4)। क्योंकि आर्टिकल 16(4) में क्या कहा गया था कि आप एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्लास प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए रिजर्वेशन जो है सो एम्प्लॉयमेंट में होगा। तो इसी तरह से उसी के कंफॉर्मिटी में, उसी के कॉन्सेंस में ये भी प्रोविजन है, और इस वजह से यदि वो प्रोविजन सही है और वो प्रोविजन बिल्कुल सही है, तो ये प्रोविजन भी जो है आपका सही माना जाएगा। और उन्होंने इसके लीगैलिटी को बिल्कुल अपहेल्ड रखा, इनके लीगैलिटी को बिल्कुल उन्होंने कायम रखा है। एंड अचीव द ऑब्जेक्ट, और सिंपली यही चीज कहा कि भाई ये जो है कि अनड्यूस जो सफरेंस होता है, सफरिंग होती है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, उस चीज को रोकने के लिए है। एज ए सेफगार्ड अगेंस्ट एनी पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंसर्न प्रोविजन, द कोर्ट एडवांस द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूफ ऑफ कंपेलिंग रीजन। अभी प्रूफ ऑफ कंपेलिंग रीजन जो है वो क्या है, तो प्रूफ ऑफ कंपेलिंग रीजन के लिए कहता है कि स्टेट नीड्स, अब सीधी सी बात है कि ऐसे आंख बंद करके आप ये चीज नहीं बना सकते हैं, ये प्रोविजन नहीं कर सकते हैं। तो स्टेट को जो है ना 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए कहा गया, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम स्टेट के लिए हो गया, और इस वजह से ये चीजें इतनी इजीली नहीं हो पाती है। सबसे पहला क्या कहा गया, स्टेट नीड्स टू फुलफिल 3 क्राइटेरिया बिफोर गिविंग द बेनिफिट टू सर्टेन ग्रुप अंडर आर्टिकल 16(4)A। The state should have quantifiable data to show backwardness of the class and inadequacy of representation of the class। तो 3 चीज इसमें ये चीज कहा गया था कि एक तो आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए, जो क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए कि हाँ इतने % जो है सो यहाँ पे लोग थे, इसमें इतने % जो है सो वो अदर क्लास के थे, इतने % शेड्यूल कास्ट थे, इतने % शेड्यूल ट्राइब थे, इसमें इनका इतना जो है सो प्रमोशन होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया। ये सारी चीजें जो है सो, और नहीं हो पाया वो गलत रीजन था, तो ये सारी चीजें जो है सो उसका डेटा होना चाहिए। एक बात तो ये कहा गया। दूसरी बात ये चीज है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये साबित करना पड़ेगा कि ये अंडर रिप्रेजेंटेड रहे हैं प्रमोशन में। तीसरी बात जो ये कहा गया कि इस तरह का रिजर्वेशन करने से पहले आपको ये चीज इंश्योर करना होगा कि इस वजह से किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट में किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए। यदि ये तीनों चीजें आप इंश्योर करते हो, इन दैट केस ओनली गवर्नमेंट कैन मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो ये 3 चीज का जो है सो इनको यहां पे दिया गया था, और जिसे कि कहा गया, ये जो 3 एम नागराज के केस में ये 3 जो मैटर दिए गए थे उसे क्या कहा गया, कंपेलिंग
कंपेलिंग रीजन, यानी कि हमारी मजबूरी है कि हमें जो है ये यहां पे रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो ये चीजें यहां पे जो प्रोविजन दिया गया, तो ये चीज था आर्टिकल 16(4)(a). अब ये देखते हैं क्या आर्टिकल 16(4)(b). 4b में क्या चीज कहा गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसी। अब ये चीज तो क्या था, ये चीज यहां पे बताया गया था कि जो देखो आपने देखा कि 4 में क्या था कि एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन, 4a में क्या दिया गया प्रमोशन में रिजर्वेशन, और 4b में क्या किया गया कि वैकेंसी को जो फुलफिल भरना है उसके रिगार्डिंग जो बैकलॉग वगैरह रह जाता है। कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पे जो एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो कई जगह पे देखा भी जाता है और कई जगहों पे इन चीजों को ऐसा नहीं भी होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन भी आया हुआ था। कि इसमें क्या था 4b में कि आप अपने जो है सो कहीं भी इसमें देखेंगे भी जो बेयर प्रोविजन है वो क्या है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year। यानी कि जिस तरह से clause 4 enabling provision, clause 4a enabling provision, उसी तरह से क्लॉज 4b भी जो है वो भी एक इनेबलिंग प्रोविजन है। इनेबलिंग प्रोविजन क्या चीज है कि यदि आपने कई बार प्रैक्टिकली क्या चीज होता है कि आप देखते हो कि वैकेंसीज आती है, जो रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज आती है, वो वैकेंसीज के लिए एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज पब्लिश की जाती है, लेकिन वो वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाती है। और रिजर्वेशन जो कि आपने इंदिरा साहनी के केस में देखा क्या कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इन सच केस क्या होगा, तो यहां पे ये चीज क्या कहा गया था कि फॉर बीइंग फिल्ड अप इन दैट सेपरेट क्लास in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or 4b as a separate class, तो इसे एक separate class of vacancy treat किया जाएगा कि any such and such class of vacancy shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50%। यानी कि इसको अलग रखा जाएगा, इसको अलग रखा जाएगा और जो 50% का जो आपका क्राइटेरिया है वो अलग से फुलफिल किया जाएगा। तो इस चीज को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें जर्नैल सिंह का केस आया था। जर्नैल सिंह अदर्स वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का 2018 में एक केस आया था। इसमें क्या चीज कहा गया था कि जो नागराज सिंह का डिसीजन था, जो एम नागराज का केस था, उस केस को यहाँ पे डिसीजन था उसको चैलेंज किया गया था जर्नैल सिंह एंड अदर्स वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता के केस में। यहां पे ये कंटेंशन दिया गया था कि इंदिरा साहनी के केस में दिस कोर्ट हैज हेल्ड दैट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर द मोस्ट बैकवर्ड अमंग बैकवर्ड क्लासेस एंड इट इज देयरफॉर presumed that once they are contained in the presidential list under article 341 and 342 of the constitution, there is no question of showing backwardness of the scheduled caste all over again। means एक बार यदि उनको जो है सो यहाँ पे लिस्ट में शामिल कर दिया गया बैकवर्ड क्लास में, तो उसके बाद दोबारा उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट इस आर्ग्यूमेंट से अग्री हुआ एंड thus did away with the requirement of collecting quantifiable data on the backwardness of the class as suggested in नागराज केस। यानी कि नागराज केस में जो 3 मैटर कहा गया हुआ था कि आपको जो है सो क्वांटिफाइबल डेटा जो है सो यहाँ पे देना है, उस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया। कोर्ट रिटेन अदर 2 रिक्वायरमेंट्स, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये चीज ठीक है कि डेटा वगैरह रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भैया क्योंकि एक बार जो शेड्यूल इनका जर्नैल सिंह के केस में ये कहा गया था कि एक बार शेड्यूल कास्ट में जो कास्ट आ गया तो फिर उसको उसके बाद ये दोबारा दिखाने की जरूरत क्या है। तो उन्होंने कहा वो चीज तो ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड नहीं है और उससे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये चीज तो आपको साबित करना ही पड़ेगा। आर्टिकल 16(4) भी 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है लाया गया था और उन्होंने ये चीज कहा कि अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी उसे सेपरेट क्लास की तरह माना जाएगा एंड आर नॉट टू बी इंक्लूडेड अंडर द प्रेस्क्राइब्ड सीलिंग ऑफ
परसेंट, जो कि 50% का रिजर्वेशन यहां पे कहा गया है। 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है फर्दर क्लैरिफाई किया कि एम्प्लॉई सो प्रमोटेड शैल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, यानी कि इस तरीके से जो आएंगे उन्हें भी जो है यहां पे क्या किया जाएगा कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जो कि 16(4)A में बात की गई है उनके लिए भी उन्हें माना जाएगा। अब आगे फिर फर्दर आर्टिकल 16(5) की बात करते हैं। Nothing in this article shall affect that the operation of any law which provide the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution। मीन्स कि इसमें सिंपल सी बात ये चीज कहा गया है कि जो आर्टिकल 29-30 में ये बात करता है कि यदि ये यहां पर तो आपने कहा कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, ये दोगे, वो दोगे, सारी चीजें हैं, सबको बराबर ट्रीट करोगे, लेकिन यदि कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल कि जहां पे ये चीज कहा गया है कि अब जैसे मान लेते हैं किसी मस्जिद में, किसी जो है मदरसे में उन्होंने कहा है कि मौलवी होना चाहिए, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि नहीं कि कोई भी जो है सो उन्होंने जो रिजर्वेशन रख रखा है कि मौलवी ही होना चाहिए, उस चीज को ये आर्टिकल 16 अफेक्ट नहीं करेगा और वो चीज मेंटेन रहेगा। फ्रॉम मेकिंग प्रोविजन पोस्ट इन फेवर ऑफ, तो ये सारी चीजें जो है, और लास्टली जो है जैसे कि 15 के 6 में हमने देखा था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए भी जो है सो यहाँ पे रिजर्वेशन जो कि 10% का होगा वो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट में भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे जो है सो इंपॉर्टेंट दो केस है, एक तो एम नागराज का केस है, 3 केसेज है, एक तो बेसिकली इंदिरा साहनी का केस है, दूसरा एम नागराज का केस था जो 2006 में था, और लास्टली जर्नैल सिंह का केस है जो 2018 का केस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपके हैं जो बाद में अमेंडमेंट के थ्रू आए हुए हैं वो है क्लॉज 4A, क्लॉज 4B और क्लॉज, बेसिकली ये दो क्लॉजेज हैं आर्टिकल 16 में। एक बार हम इसको फिर से जो है गो थ्रू हो जाते हैं कि आर्टिकल 16 का 1 ये चीज कहता है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को बराबर दी जाएगी, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। 16(2) में ये चीज कहा गया हुआ है कि किसी भी तरह का कोई जो डिस्क्रिमिनेशन है वो 7 ग्राउंड्स दिए गए हैं, उन सातों या उनमें से किसी एक ग्राउंड पे किसी के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। वो 7 ग्राउंड्स जो दिए गए हैं, रिलीजन है, कास्ट है, सेक्स है, रेस है, उसकी एक्सेंट है, प्लेस ऑफ बर्थ है, तो इन सारी चीजों की में से किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(3) क्या कहता है कि आर्टिकल 16(3) में जो दिया गया हुआ है, आर्टिकल 16(3) ने वो चीज क्या कहता है कि इनेबलिंग प्रोविजन है आर्टिकल 16(3). आर्टिकल 16(3) में हमने ये चीज देखा कि एग्जेम्पशन दिया है स्टेट को कि स्टेट यदि चाहे तो वो जो है कहीं पे भी अपना एक यदि उसे लगता है तो वो वहां पे रिजर्वेशन ये क्रिएट कर सकता है किसी पर्टिकुलर जॉब में, अपने स्टेट के लिए पार्लियामेंट ने ये पावर दिया हुआ है। आर्टिकल 16(4) की यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल 16(4) कहता है कि ये भी एक इनेबलिंग प्रोविजन है, और यहाँ पे आर्टिकल की किसी भी डिस्टिंक्ट प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट वो कर सकता है इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स which are not, यदि उन्हें लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्लास जो है प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उनके लिए रिजर्वेशन वो क्रिएट कर सकता है। आर्टिकल 16(4)A जो है वो कहता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए यदि वो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उनके लिए कॉन्सिक्वेंशियल प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। आर्टिकल 16(4)B जो है सो फिर फर्दर क्या बात करता है, 4A जो है मैटर ऑफ प्रमोशन, रिजर्वेशन प्रमोशन। आर्टिकल 4B जो है वो क्या चीज कहता है, 4B कहता है सिंपली कि किसी भी तरह का रिजर्वेशन यदि फुलफिल वैकेंसी नहीं भर पाया गया है तो उस वैकेंसी को आपको अलग रखना होगा और वो अलग से ट्रीट किया जाएगा, उसी जो है सो फिर से भरा जाएगा। और आर्टिकल 16(5) जो है वो कह रहा है कि कहीं पे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसके लिए यदि किसी पर्टिकुलर कुछ कंडीशन रखा गया हुआ है तो वहां पे ये आर्टिकल 16 को का कंडीशन कंपेयर नहीं करेगा। आर्टिकल 16(6) जो है वो चीज कहता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए 10% का रिजर्वेशन रखा जा सकता है। इसमें आर्टिकल 16(4)A में जो है एम नागराज का केस था,
एम नागराज के केस में कहा गया कि आप जो भी रिजर्वेशन करोगे उसके लिए आपको 3 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात क्वांटिफाइबल डेटा है, दूसरी बात ये चीज है कि बैकवर्डनेस दिखाना होगा कि अनरिप्रेजेंटेड है कोई पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप, और तीसरी बात इससे किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फर्दर एम नागराज के केस को चैलेंज किया गया जर्नैल सिंह के केस में जो 2018 का था। जर्नैल सिंह के केस में चीज का क्या कहा गया कि क्वांटिफाइबल डेटा से जो है सो हटाया गया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई एक बार जो शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में पहुंच आ गया है तो फिर वो आ गया है, उसके लिए तो फिर डेटा की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने इस बात को सहमत हुआ, लेकिन बाकी 2 रेस्ट्रिक्शन जो थे जिसे कि कंपेलिंग रीजन भी कहा जाता है, वो चीज उन दोनों को मेंटेन किया और बोला कि ये दोनों चीजें इन्हें प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 हमने देख लिया। तो इसमें भी जो भी मटेरियल हमने डिस्कस किया है ये आपको फर्दर जो है सो वीडियो में मिल जाएगा, ये चीज आप देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर आर्टिकल 17, 18। टिल देन all of you goodbye and hope that you have cleared all the issues. In case there is any query, you can contact us on our YouTube channel in comment box also, or on our email ID that is ccc.pkjha@gmail.com, and you can subscribe our channel. Thank you.